क्या जो जिन्वू है उसे लीगिया के असली चेहरे के बारे में पता चल चुका है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या जो एक नेशनल लेवल हंटर है अब वो खतरे में पड़ चुका है। फाइनली अब जिन्वू को अपने फादर के बारे में पता चल चुका है, बट अभी बंदा काफी गुस्से में होता है। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया अननोन भाई, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वू लीगिया से पूछता है कि क्यों जो रूलर है वो इस दुनिया में बीस्ट को भेज रहे। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते कि लीगिया जिन्वू को उसकी बात का जवाब देता है। जैसा मैंने कहा था कि वो लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं और वो इस दुनिया को बैटलफील्ड में बदलना चाहते हैं, जिससे वो मोनार्क से फिर से फाइट कर सके। लेकिन जिन्वू को ना लीगिया की बातों पर सही से भरोसा नहीं हो रहा होता और वो उसे कहता है कि वे लोग इस दुनिया को बैटलफील्ड में बदलना चाहते हैं बीस्ट को सैंड कर, लेकिन ये चीज कैसे काम करती है। तो लीगिया बताता है ये सिंपल है, वे लोग तुम्हारी दुनिया को माना से इम्ब्यूट कर रहे हैं। और ये सुनकर ना जिन्वू भी चौंक जाता है। लेकिन लीगिया अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि जब मैजिक बीस्ट गेट से निकलते तो उन्हें एज अ कर्स देखा जाता है, और जब माना तो उसे एज अ ब्लेसिंग। और काफी सारे लोगों को इस बात पर बिलीव है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर माना कंटेंट होता है, लाइक असेसिन स्टोन, माना क्रिस्टल, वो अभी के समय में ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुके। और ऐसे ही वो उसे बता रहा होता है। और अब जिन्वू से बोलता है कि जो तुम वॉर कह रहे हो उसका एक्चुअली में क्या मतलब है। तो लीगिया उसे इस बात का भी जवाब देता है। अब जल्दी एक रीमैच होने वाला है बिटवीन मोनार्क्स एंड रूलर्स, और उससे पहले जो तुम्हारी दुनिया है वो हेल में टर्न आउट हो जाएगी। और इसीलिए जल्दी करो, हमारे पास अभी कोई टाइम नहीं है। और अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों आपस में मिल चुके हैं तो जो रूलर्स और मोनार्क्स है वो बीच में इंटरवेन करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि जो रूलर्स है उन्होंने अपनी चाल चलना शुरू भी कर दिया हो। और उसकी बातें सुनकर ना जिन्वू से बोलता है कि तुम कह रहे हो कि वो कमीने मेरे पीछे आएंगे, लेकिन ऐसा क्यों। तो लीगिया जवाब देता है, क्या तुम अभी तक नहीं जानते ये बात, जो तुम्हारे पास ये पावर है ना एक्चुअली में ये तुम्हारी पावर नहीं है, ये तुम्हें किसी राइटफुल ओनर से मिली है जिसने मोनार्क्स को बिट्रे किया है। और इसीलिए अभी तुम मोनार्क्स और रूलर्स दोनों का टारगेट हो। और मैंने अभी कसम खाई है कि मैं तुम्हारे साथ रह के उनसे फाइट करूंगा। और क्या तुम अभी भी मेरी हेल्प नहीं करोगे। लेकिन उसकी बातें सुनकर ना अब जिन्वू अपने ऑरा को रिलीज करता है और वो थोड़ा सा ना एसबॉर्न की तरह लग रहा होता है। और उसे कहता है अगर तू रियली में मेरी हेल्प करना चाहता तो कैसा रहेगा कि तू मेरा एक शैडो सोल्जर ही बन जा। और एसबॉर्न की छोटी सी झलक देख कर ना जो लीगिया था वो चौंक गया था। और फिर वो फिर से जिन्वू को देखता है और अभी सब नॉर्मल हो जाता है उसके लिए। और लीगिया उसे बोलता है कि जो मोनार्क्स और रूलर्स है उन्होंने स्पिरिचुअल बॉडी को पोजेस कर रखा है और स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है अगर तुम उन्हें मार डालो तो। और इसलिए तुम उन्हें अपने शैडो सोल्जर में टर्न आउट नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट बिकम योर शैडो सोल्जर। और अब मैंने तुम्हें एक इनफ रीजन भी दे दिया है मेरी हेल्प करने के लिए। और अब जिन्वू उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है और अपना डैगर निकालता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ सही फील नहीं हो रहा होता। लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करता है। और जब वो उसकी दूसरी बेड़ियों को ब्रेक करने वाला होता है तभी उसे कहता है देन तुम्हारी बातों का मतलब है कि तुम ह्यूमैनिटी की साइड हो। लेकिन तभी ना जो लीगिया होता है वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो चुप हो जाता है। और फिर जिन्वू बड़े गुस्से वाली नजरों से उसे देखता है और बोलता है तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे, क्या ये सब प्लेज ऑफ ट्रस्ट के कारण तो नहीं है। और इसी दौरान ना जिन्वू लीगिया के गर्दन के पीछे असेसिन स्टोन को भी देखता है और उसे बोलता है कि जो असेसिन स्टोन तुम्हारे नेक पे लगा हुआ है जब तक ये तुम्हारे पास होगा तब तक तुम्हें रूलर्स की आवाज सुनाई देगी कि ह्यूमंस को मार दो और तुम भी दूसरे मैजिक बीस्ट की तरह ही हो। और अब ना लीगिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो उसका एक हाथ फ्री हुआ था उससे वो जिन्वू पर हमला करता है। लेकिन जिन्वू उसके हमले को डॉज करता है और सामने से अपने डैगर से उसे स्टैप कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें ऐसा खुला नहीं छोड़ सकता, तुम काफी रिस्की हो। और फिर जिन्वू उससे क्लोज में आके उसे कहता है तुम एक क्लैमिटी कॉज कर सकते हो। लेकिन लीगिया बोलता है नहीं, ये काम मैं नहीं, ये काम तुम करोगे। और जब साइड में जिन्वू शांत खड़ा होते हैं तो इसी मौके का फायदा लीगिया उठाने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है। लेकिन तभी तेजी से जिन्वू अपने डैगर को उसके मुंह पे घोंप देता है जिससे उसके मुंह से निकलता है खून। और इस पॉइंट पे लीगिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो जिन्वू को बोलता है कि जो ये फाइट डंजन ऑफ केओस और ह्यूमन रेस के बीच चल रही है ना उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तुम्हारी दुनिया है वो जल्दी
बैटलफील्ड में ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और मैं प्रे करता हूँ कि जिन सभी लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, वो सभी लोग इस हेल फायर की आग में जलकर राख हो जाए। और जाने से पहले जिन्वू उसे बोलता है जो तुम कह रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आखिर में जिन्वू उसकी गर्दन काट देता है और इसी के साथ फाइनली उसने लीगिया को हरा दिया है। और जब जिन्वू वहां से जा रहा होता है ना, वो बस यही कहता है यार काफी बुरा है कि मैं उसे अपने सदर सोल्जर में टर्न आउट नहीं कर पाया, लेकिन इसके बदले मैंने ये ले लिया। और ये जो तुम देख रहे हो ना, उसे ये चीज लीगिया से मिली है। एंड देन फिर वो वहां से निकल लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक घर को जहाँ पर दो लोग आए हुए होते हैं किसी से मिलने के लिए। और जिस बंदे से वो लोग मिलने आए हैं उसका नाम होता है क्रिस्टोफर रेड, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है। और जो लोग उससे मिलने आए हुए होते हैं वो और कोई नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर और मिस लेनर होते हैं। एंड देन इसके बाद वो लोग एक जगह बैठते हैं जहाँ पर जो क्रिस्टोफर रेड होता है वो उन्हें सीधे बोल देता है कि अगर कोई गेट वगैरह सीन है तो मैं बिजी हूँ और मैं वहाँ नहीं जाने वाला। और फिर नूरमा उसे बोलती है हम लोग यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं आए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और फिर क्रिस्टोफर रेड बोलता है क्या कोई चीज एसरेन गेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर नूरमा उसे बोलती है क्रिस काफी अच्छा चांस है कि तुम फ्यूचर में मारे जाओ। और ये सुनकर ना बंदा चौंक जाता है और सबसे पहले वो गुस्से में अपनी चाय रखता है और बोलता है मिस नूरमा, जो भी आपने मेरे लिए किया है मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि अभी कोई मजाक वगैरह का समय है। और फिर वो गुस्से में मिस नूरमा की तरफ देखता है और बोलता है क्या कोई बंदा इतना कैपेबल भी है कि वो मुझे मार सकता है, और क्या आप सीरियस तो हो ना। और फिर नूरमा उसे कहती है कि मेरे को तुम्हारे बारे में सपना आया था जहाँ पे तुम्हें कुछ लोगों ने एक साथ घेर लिया था। लेकिन ये बात सुन के ना बंदा उन पर और भड़क जाता है और ये भी डिक्लेयर कर देता है कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी मेरे को नहीं मार सकता। और बंदे का जो घमंड है ना वो ही उसे डुबाने वाले जल्दी ही। लेकिन फिर नूरमा बोलती है बट मैंने अपने सपने में ये क्लियरली देखा था। और फिर क्रिस्टोफर रेड बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, तो मेरे को ये बताओ कि किस बंदे से मैं अपने लिए हेल्प मांगू। और क्रिस्टोफर रेड को ऐसा लग रहा होता है कोई भी इस दुनिया में वो इंसान नहीं है जो कि उसकी हेल्प कर सके। बट जो मिस नूरमा होती है वो उसे जवाब देती है हमें ऐसा लगता है कि एक इंसान है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। और उस बंदे का नाम है संग जिनवू, एक ऐसा हंटर जिसके अंदर कैलिबर है कि वो आपको अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग संग जिनवू को देखते हैं जो कि फाइनली गेट से बाहर निकलता है और इस चीज का शुक्र मनाता है कि उसने उस बीस्ट को पूरा फ्री नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता ना वो इस गेट से बाहर निकलता तो काफी ज्यादा मैस हो सकता था। और इस वक्त वो अपने मन में सोचता है कि अभी उसे और ताकतवर बनना होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जायंट्स को हराने की खबर है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और जिन्वू के इस कारनामे से ना जो सोशल मीडिया है वो ही फट चुका है और सभी जगह जिन्वू के बारे में बात चल रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक जायंट को जो कि समुद्र के पार चले गया था, लेकिन जो लियू ज़ीगैक जो कि एक नेशनल लेवल हंटर था उसने उसे पेल दिया था। और फिर हम लोग देखते हैं मासुमोटो को जिन्होंने खुद को अरेस्ट करवा लिया है और जो उन्होंने कारनामे किए ना उसकी जो उन्होंने जिम्मेदारी है वो सही से ली नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिका का सीन जहाँ पे पार्टी चल रही होती है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली एसरेन गेट को क्लियर कर दिया था। और फिर हम लोग उन दो बंदों को भी देखते हैं जिन्हें ऐसा लग रहा था ना कि जो संग जिन्वू है वो जापान के एसरेन गेट को खुद क्लियर नहीं कर पाएगा। और तभी उनके पास आ जाता है थॉमस और बोलता है तो तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हें अपनी बात याद तो है ना। लेकिन फिर वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें अपनी बात कुछ याद ही नहीं है। एंड देन फिर थॉमस एक बंदे क्लोज आता है और बोलता है ये टाई तुम पे काफी सूट कर रही है। और फिर वो बंदा बोलता है मैंने तो कोई बैट लगाई नहीं। और फिर थॉमस बोलता है मेरे को तुमसे ये टाई चाहिए। और फिर वो बंदा बोलता है मैं तो नहीं देने वाला। लेकिन अगले पल हम लोग देखते हैं कि जो थॉमस होता है उसने उससे उसकी टाई छीन ली है और उसे पहन के वो अपनी असिस्टेंट को बोलता है ये टाई मेरे पे कैसी लग रही है। तो उसकी असिस्टेंट जवाब देती है ये काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये आपकी हवाईयन शर्ट पे अच्छी नहीं लग रही। एंड थॉमस भी लाइक ये तो मैंने भी सोची थी। एंड देन फिर वो उस टाई को फेंक देता है। और फिर थॉमस के असिस्टेंट उसे एक काम की बात बताती है कि जो उनके यहाँ इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसके लिए जिन भी गिल्ड को इन्वाइट किया गया है उस गिल्ड के अंदर जो आजिन गिल्ड है वो भी इंक्लूड है। और आजिन गिल्ड जो होती है ना वो संग जिन्वू की गिल्ड है। और ये पता चलने के बाद ना थॉमस काफी खुश होता है बिकॉज अभी उसे मौका मिलने वाला है संग जिन्वू से मिलने का। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं संग जिन्वू को जिसने सारे बीस्ट की शैडो को एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन एक को छोड़ के जो कि यहाँ से भाग गया था। बट जब सभी चीजें गोइंग वेल चल रही होती हैं तभी हानिकावा जिन्हो के पास आती है और उसे उसका फोन देती है क्योंकि उसे किसी का कॉल आया हुआ होता है। और जैसे जिन्हो कॉल उठाता है ना वो काफी चौंक
चाहता है और फिर वो जिन्वू को बोलता है सर मेरे को माफ कीजिए लेकिन मेरे को वापस कोरिया जाना होगा। और फिर जिन्वू पूछता है कुछ हुआ है क्या? तो जिनो उसे बताता है सर मेरे को वैसे कुछ तो डिटेल में नहीं बताया गया लेकिन मेरे को ये बताया गया कि मैं जल्दी उड़ के घर आ जाऊं बिकॉज ऑफ फैमिली इमरजेंसी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर जिन्हों को पता चलता है कि जो उसके फादर है उन्हें इंटरनल स्लम्बर हो चुका है और वो अभी एक गहरी नींद में, जो देखकर जिनो चौंक जाता है और अपने फादर के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन जो उसके सामने असिस्टेंट होता है ना वो उसे रोक देता है और कहता है हंटर जो कि अपने मानव कंट्रोल नहीं कर सकते, वो केवल उनके लिए जो उनकी कंडीशन है वो काफी खराब ही करेंगे। और अभी बंदा इतना निराश हो चुका है ना कि वो खुद को एक नकारा बेटा ही समझ रहा होता है। और शायद से जो जिनो का असिस्टेंट होता है वो उसे एक किताब देता है और फिर जिनो बोलता है ये चीज क्या है? तो वो जवाब देते हैं ये एक ऐसी चीज है जिसपे चेयरमैन काम कर रहे थे अपनी कॉन्शियसनेस खोने से पहले। और जैसे बंदा उस किताब को खोल के देखता है ना वो नोटिस करता है कि उसके फादर ने उसकी अचीवमेंट को संभाल के एक किताब में रखा हुआ है, जो देखकर ना बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि ऐसा नहीं है कि जो चेयरमैन है वो आपसे प्यार नहीं करते, उनकी आपको लेकर काफी हाई एक्सपेक्टेशन क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अब जैसे वो लोग घर जा रहे होते हैं ना वैसे जिन्हों को कुछ फील होता है और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उधर कोई होता ही नहीं है। लेकिन उधर एक्चुअली में कोई था जो कि होता है जिन्वू, और वो उस जगह आ चुका है जिस जगह जिन्हों के फादर थे। एंड देन वो अपना होली वाटर ऑफ लाइफ का बोतल खोलता है और तुम लोग समझ गए होगे कि क्या हुआ है अभी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्हों की बड़ी बहन को जो कि अपने डैड से मिलने आई हुई होती है हॉस्पिटल में और वो काफी दुखी दिखाई दे रही होती है। लेकिन जैसे वो अपने फादर को देखती है जिनकी आंखें खुल चुकी है और वो सही हो चुके हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड देन फिर हम लोग वहाँ पे एक इमोशनल मूवमेंट को देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो कि हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और कहता है ये काफी जल्दी है लेकिन हैप्पी बर्थडे जिन्हो। और जब जिन्वू चीजों को समेटने के लिए फिर से जापान जाने की सोचता है तभी वो देखता है कि उसकी सेरो एक्सचेंज स्किल में 1 घंटा और 54 मिनट बाकी है। और फिर वो सोचता है कि अभी मेरे पास इतना फ्री टाइम है तो मेरे को क्या करना चाहिए, और मेरे पास तो कोई बंदी भी नहीं है जिससे मैं बात कर लूं। और बंदी से ना उसे चाहे इनकी याद आ जाती है जिसने कुछ ही समय पहले उसे प्रपोज किया था। और फिर जिन्वू बोलता है मेरे को उन डंजन में जाना चाहिए जिसको मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं क्रिस्टोफर रेड के घर को जहाँ पर बंदा आराम से सो रखा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है क्योंकि उसे कुछ सेंस होता है। और फिर बंदा कमरे से बाहर निकलता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो अपने मन में सोचता है कि अभी काफी ज्यादा शांति है। और फिर बंदा एक वाइन की गिलास ग्रैब करता है एंड देन उसे जमीन पे तोड़ देता है और अपने मन में सोचता है जो वाइन का गिलास है वो टूट चुका है लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सुना। और अभी बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ चल क्या रहा है। लेकिन फिर वो सीढ़ियों की तरफ जाता है और बोलता है उधर कौन है। और फिर क्रिस्टोफर रेड को डायरेक्टली एक बात और याद आती है जब उन्होंने उसे चेयरमैन गो का नंबर दिया था। लेकिन अभी बंदा अपने मन में ये सोच रहा होता है क्या उन्होंने मेरा फ्यूचर देख लिया। और इसके बाद अब क्रिस्टोफर रेड के घर में एक मोनार्क समन होता है, इवन उसके पीछे भी 2 और मोनार्क होते हैं। एंड देन एक मोनार्क अपने साथी को बोलता है अगर तुम ह्यूमंस को ऐसे जाने दोगे तो तुम कुछ भी गेन नहीं करोगे। और जो क्रिस्टोफर रेड होता है ना उसे उस मोनार्क की बात समझ नहीं आती और वो चिल्लाते हुए कहता है अबे तुम बोल क्या रहे हो। तो फिर वो बंदा जवाब देता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ जो कि ऊपर है जिसने मेरे को तुमसे कनेक्ट किया है। और फिर क्रिस्टोफर रेड अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे बोलते हैं क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लग रहा हूँ। इसके बाद जो क्रिस्टोफर रेड होता है वो अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और जो उसने पहने हुए कपड़े थे वो भी जल जाते हैं। एंड देन बंदा बड़े चौड़ में उन्हें कहता है आज जाते जाते मैं अपने हाथों से किसी एक को तो मार के जाऊंगा। और फिर वो एक मोनार्क पर हमला करता है और इस हमले का इम्पैक्ट इतना होता है ना कि जो घर होता है वो ही तबाह हो जाता है और ये तुम अपनी स्क्रीन के सामने खुद देख सकते हो। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले पैनल में जिन्वू का स्टेज दिखाया जाता है और तुम खुद देख सकते हो कि अभी और इस वक्त जिन्वू का जो लेवल है वो 122 हो चुका है। इसके बाद ना जो जिन्वू होता है वो गाड़ी में बैठा हुआ होता है और उसे देखने के लिए ना जापान की लाखों में ऑडियंस आई हुई होती है। और फिर साइड से बेरू जिन्वू के पास आता है और उसे बोलता है मेरे किंग जो आपके सब्जेक्ट्स है वो आपके लिए आपको रिस्पेक्ट देने के लिए आ रखे हैं और एटलीस्ट आपको उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहिए। और यहाँ पे ना बंदा जिन्वू को एथिक्स समझा रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं एरोप्लेन को जिसके अंदर बैठ के जिन्वू निकल जाता है और बोलता है फिर
कितने परसेंट चांस होंगे प्लेन में एक फैमिली इंसान के बगल में बैठने के। और क्या तुम आर्ग्यू करने वाले हो मुझसे कि ये एक कोइंसिडेंस है और जो उसके बगल में बैठा है ना वो और कोई नहीं एडम वाइट है। और वो उसे कहता है मेरे को अच्छा लगा कि आपने ये सोचा, बट मैं जानता हूँ कि आप मेरी बातों पे बिलीव नहीं करोगे। और अब उनके बीच काम की बात शुरू होती है जहाँ पर जिन्वो उससे पूछता है कि क्या उनके यहाँ भी कोई एस्ट्रिंगेट अपेयर हुआ है। तो जो एडम वाइट होता है वो जवाब देता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद एडम वाइट जिन्वो को एक वीडियो दिखाता है जिस वीडियो के अंदर किसी जगह आग लगी हुई है और जो फायर फाइटर्स है वो सभी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन जिन्वो पूछता है वैसे ये वीडियो है क्या। तो एडम वाइट बोलता है आप आखिर देखो। इसके बाद एडम उसे बताता है कि जिस इंसान ने उधर आग लगाई है उसका नाम है क्रिस्टोफर रेड, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है और 1800 फायर फाइटर्स और 14 मैग टाइप हंटर उधर थे उस आग को बुझाने के लिए। और फिर जिन्वो बोलता है कि जो ये फ्लेम्स है वो काफी इंटेंस लग रही है, क्या उधर किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और क्या क्रिस्टोफर रेड। और तभी ना एडम वाइट अपना सिर हिलाते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर रेड है ना उनका गेम ओवर हो चुका है। और जो एडम वाइट होता है वो फिर अपनी जेब से फोटो भी निकालते हैं और दिखाते जिन्वो को कि उन्हें लगता है ब्यूरो ऑफ हंटर को लगता है कि जिस बंदे ने उसका ये हाल किया है वो ये है और ये और कोई नहीं जिन्वो का फादर ही है। जो सुनकर जिन्वो को आ जाता है गुस्सा और वो एडम वाइट को आसमान में उड़ाता है और उसका गला वहीं पे दबोच रहा होता है। एंड देन उसे कहता है क्या ये किसी तरह का मजाक चल रहा है, मैं तुम्हें यहाँ से अभी जिंदा जाने नहीं दे सकता हूँ। और अभी एडम वाइट के जो साथी होते हैं ना वो भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो उन्हें कुछ करने से रोक देता है। और जिन्वो को बोलता है जो इस इंसान की फोटो है वो डंजन से निकली है और मेरे को लगता है कि ये वो इंसान नहीं है शायद जिसके बारे में आप सोच रहे थे। और ये बात सुनकर ना जिन्वो भी चौंक जाता है और बोलता है एक डंजन। एंड देन जो एडम वाइट होते हैं वो उसे उस हादसे के बारे में बताते हैं जो उसने हवांग डोंग्स के साथ किया था। जो उसके फादर थे उसने जो हवांग डोंग्स को पेला था उसके बारे में भी वो जिन्वो को बताते अभी। और फिर जिन्वो थोड़ा निराश और थोड़ा डिप्रेस होता है और बोलता है क्या ये सब मेरे फादर ने किया। और फिर वो उसकी जान बख्श देता है, उसे छोड़ देता है। और अभी ना जो एडम होता है वो यही सोच रहा होगा कि भाई कैसे न कैसे करके जान तो छूटी। और अब वो जिन्वो को बता उनके हंटर्स को नॉकआउट करने के बाद वो कहीं डिसअपेयर हो गए थे और फिर उन्होंने उनकी काफी तलाश की थी बिहाइंड द क्लोज डोर, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये ऐसे ही जैसे कि जो उसके फादर है वो आसमान में गायब हो। और जब वो उसे ये सब बता रहा होता है तभी जिन्वो उनसे पूछता है कि तुम मेरे को ये बताओ कि तुम ये फोटो मेरे को दिखा क्यों रहे हो। तो एडम बताता है कि जो उनकी अपकमिंग इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाले जिसके अंदर सभी मेजर गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वहाँ पे जो जिन्वो के फादर है उन्हें रेड नोटिस दिया जाने वाला है। जिसका मतलब यही होता है कि अब जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना वो जिन्वो के फादर के पीछे पड़ जाएंगे और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो फाइनली जिन्वो ने एक मोनार्क को हरा दिया है और उसे अपने ओरिजिन के बारे में पता चल चुका है। और ये भी पता चल चुका है कि जो सभी मोनार्क और रूलर्स है वो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और आज के एपिसोड के अंदर हमें यही पता चलता है कि जो जिन्वो के फादर है वो उससे कितना प्यार करते हैं। और ये बात आज जिन्वो को पता चलती है और आखिर में जो जिन्वो होता है ना उसे अपने फादर के बारे में न्यूज मिलती है, लेकिन काफी गलत तरीके से। जिन्वो को आज पता चलता है कि जो उसके फादर है उन्होंने काफी कारनामे कर रखे हैं और इस बात पर ना जिन्वो को यकीन नहीं होता। लेकिन अब जो ब्यूरो ऑफ हंटर है वो जिन्वो के फादर को रेड नोटिस देने वाली है, जिसका मतलब यही होता है कि अब पूरी दुनिया की जो गिल्ड है वो जिन्वो के फादर के पीछे पड़ जाएगी। और अब क्या जो जिन्वो है वो अपने फादर को बचा पाएगा भी उनसे या नहीं। और अगर तुम्हें ये सब जानना है तो तुम्हें अगला एपिसोड देखना होगा और जो कि जल्द ही आ जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।